हमारे समय के सिर और शरीर में खुजली की तरह सरसरा रहे सवाल, क्या समानता के सपने देखने वालों की गलतियां हैं या फिर असमानता जैसी अवैधताओं को अलंकार पहनाते आए आचार्यों की अकड़, जिन्हें कुछ संगठनों के सुल्तानों ने सदियों से इस देश के सिर पर लाद रखा है। क्यों बरसाए जा रहे हैं आज भी इन अर्थहीन बातों के थप्पड़ कि सब मनुष्य बराबर हैं, जबकि बराबरी के सारे सवाल इस वक्त भी इस देश की गली गितवाड़े की आड़ में सुबकियां ले लेकर रोते हुए सरेआम देखे जा सकते हैं। हम बुला रहे हैं स्टालिन साहब को कि वो आएं और अपने अनुभव हमसे साझा करें, साथ ही अपनी उस दृष्टि से हमें अवगत कराएं ताकि नेशनल दस्तक उन सवालों को भी संबोधित कर सके जिसके लिए स्टालिन जैसे बहुत कम लोग लड़ रहे हैं। स्टालिन साहब। सभी साथियों को सलाम। अशोक दोस्त, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया है कि मुझे मुनव्वर राणा साहब के बगल में आपने बिठाया। राणा साहब, आपका कलम हम बहुत पढ़े हैं, आज दीदार हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आपने एक इंटरेस्टिंग, बहुत ज़रूरी पहल की है। चूँकि जर्नलिज्म की बात है और मेरे अजीज़ रवीश भी साथ हैं, तो कुछ जर्नलिज्म की ही बातें करूँगा। दस्तक ज़रूरी है। दस्तक अक्सर हम दरवाजे पे देते हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये दस्तक एक ऐसी प्रयास होगी कि जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाए ताकि लोगों को हकीकत पता चले। बंद दरवाज़ों को खोलने के लिए ये ज़रूरी भी है कि हमें पता हो कि दरवाजे कहाँ हैं और कौन सा खुला है। वो खुला है तो क्यों खुला है, वो बंद है तो क्यों बंद है। और ये अगर करना है तो सवाल करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे राणा साहब ने बताया कि आज की पत्रकारित्व, आज का जो जर्नलिज्म है, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि सवाल नहीं करते, लेकिन अपना बन बनाया जवाब जो है वो हमसे अग्री करवाते हैं। एक जवाब तैयार होता है और पैनल बिठाते हैं, फिर हमारे सर पे हथौड़ा मारते हैं, फिर कहते हैं अब बताओ आप अग्री करते हो हमारे जवाब के साथ। मेरी पूरी उम्मीद है कि नेशनल दस्तक इस तरह की जर्नलिज्म नहीं करेगी। एक छोटी सी बात जो हम लोग नहीं करते अक्सर, मेरा पुराना फितरत रहा है, शायद अशोक ने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया कि मैं अपनी मन की बात बिना डरे करता हूँ और मानवाधिकार के क्षेत्र से जुड़ा होने के नाते उनको लगता हो कि शायद दिली बात यहाँ कर दें, तो मैं उसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके कुछ बातें यहाँ पे रखूँगा। थैंक यू। ये चिट्ठी बहुत कम मिलती है, अक्सर ये चिट्ठी आती है तो लोग को समझ जाते हैं 2 मिनट बाकी है। यहाँ लिखा है प्लीज़ डिटेल में बताइए। शुक्रिया। हमने सोचा तो शुरू भी नहीं किया, चिट्ठी आ गई। हम अभी वहाँ बैठे, हमको अक्सर जो जगह होती है, जो माहौल होता है, वो बड़ा प्रेरित करता है। हम आगे यहाँ पे आए, हमारे अजीज़ डॉक्टर प्रवीण को हमें ले आए, अंदर बिठाए ग्रीन रूम में, हम तुरंत बाहर चले गए, बोले चाय पी के आते हैं। माहौल का एक फीलिंग लेना ज़रूरी होता है। हम यहाँ पे, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी हॉल होगी, और ऑनेस्टली ये भी नहीं पता था कि लोग बैठेंगे, कुछ लोग खड़े भी रहेंगे। हमको लगा छोटा सा कार्यक्रम होगा। तो चूंकि फिक्की में है तो कुछ आंकड़ों की बात। पिछले साल
भारत के 100 बिलियनर्स, 1 बिलियन का 100 करोड़, तो टॉप 100 बिलियनर्स ने जो पर्सनल मुनाफा कमाया उसमें 40% बढ़ोतरी हुई। ये जो 100 लोग हैं उनकी टोटल इनकम इंक्रीमेंट जो हुई 40%, वो है 4,65,000 करोड़ 100 लोगों के बीच में। 4,65,000 करोड़ एक साल में। हमारा टोटल एजुकेशन का बजट जो 15-16 की बजट है, वो 25% स्कूल की बजट में कटौती हुई और 22% बढ़ोतरी हुई हायर एजुकेशन में, और टोटल बजट 40,000 करोड़। हेल्थ का बजट 30,000 करोड़ जो जीडीपी का 1% है, चाइना का 3%, यूएस का 8.5%। जो टॉप 100 लोग हैं, जो टॉप 100 लोग हैं, जो ये 4,60,65,000 करोड़ उनका सालाना उनका प्रॉफिट है या कमाई है, ये 25% है जीडीपी का। 49% जो डायरेक्ट फार्मिंग करते हैं उनकी टोटल कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 17%। अब जब हम जैसे मानवाधिकार के लोग रेटरिक में, हम रेटरिक का भी इस्तेमाल काफ़ी करते हैं, रेटरिक में हम कहते हैं कि यार देश में लूट मची है, और लोग हमें पूछते भी हैं यार तुम आंकड़ों से बताओ। हम कहते हैं कि जो आंकड़े चबाने का काम जर्नलिज्म का है, जर्नलिस्टों का है, आंकड़े चबा करके ऐसे परोसे कि पता चले, वो जर्नलिज्म अब रही नहीं शायद, कि हमें बताएं कि इसका मतलब क्या है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा अगर 100 लोगों के पास है, तो यूजीसी के सामने आईटीओ के मेट्रो के स्टेशन के बगल में 60 दिन से नॉन एनईडी फेलोशिप्स को लेकर के बच्चे हड़ताल पर क्यों हैं? अब वहां पर उन्होंने स्लोगन लगाया कि कॉरपोरेट लूट को बंद करो। अब उसको हमें जवाब नहीं देना है, इसलिए हमने कुछ मीडिया लोगों ने उसको कलर से पोत दिया कि ये तो कम्युनिस्ट स्टूडेंट यूनियन है। अब मान लीजिए कम्युनिस्ट स्टूडेंट यूनियन है भी, तो क्या सवाल गलत हो गया? ये समझ में नहीं आई मेरे को। चूंकि कम्युनिस्ट की बात चली है, तो एक क्लैरिफिकेशन जो अक्सर मैं पहले करता हूं, अब मध्य में करता हूं, कि मेरा नाम जिन लोगों ने सही से नहीं सुना, वाकई में मेरा नाम स्टालिन है। वही स्टालिन जो रशिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और अजीब है कि एक स्टालिन नाम का व्यक्ति ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट है, क्योंकि स्टालिन जो थे वो एंटी ह्यूमन राइट्स थे। थोड़ा सा अजीब लगता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में। लेकिन ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि ये मेरी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का रेफरेंस नहीं है। मैंने एक नाम खुद से नहीं चुना, ये मेरे बाप ने मुझे नाम दिया, उन्होंने कुछ और दिया नहीं, इसलिए मैंने नाम छोड़ा भी नहीं। मैं जो काम करता हूं अभी, वीडियो वॉलंटियर्स एक संगठन है, एक गैर सरकारी संगठन जिसको कहते हैं एनजीओ, जो आजकल एक गाली हो गई है, वो चलाता हूं। गोवा में हमारा मेन ऑफिस है, और वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, एमपी, जम्मू कश्मीर, झारखंड में हमारे छोटे ऑफिसेज हैं। हम लोग ये मानते हैं कि रवि साहब से बात नहीं हुई, शायद मैं इस मंच से आपसे ये बात करना चाहूँगा कि कुछ लिखा है मैंने इसके बारे में कि जर्नलिज्म हमने जब पढ़ी कॉलेज में, तो हमको ये बताया जाता था कि इन्वॉल्व मत रहो, ऑब्जेक्टिव रहो, और स्टोरी में जाइए, स्टोरी कवर करिए, फैक्ट्स निकालिए और उसके बाद वापस आ जाइए, क्योंकि आपको आज ये स्टोरी करनी है, कल दूसरा करना है, कितना इन्वॉल्व होंगे। ऑब्जेक्टिविटी के हमको बहुत अलग अलग डेफिनेशंस बताए गए। फिर मुझे कुछ देर बाद समझ आया कि ये ऑब्जेक्टिविटी के नाम पे सिखा रहे हैं हमें मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़, जो कि अच्छी बात है, बट मेरा ये मानना है कि मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ आर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज़, नॉट ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्टिव है, और हमने जो मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जिनको भी चुना वो सब्जेक्टिव चुने हैं। तो लेट्स define multiple points of views as multiple points of views, don't confuse it with objectivity.
हम जो जर्नलिज्म करते हैं वो सब्जेक्टिव फैक्चुअल जर्नलिज्म करते हैं। हम बिल्कुल प्राउडली कहते हैं हम सब्जेक्टिव काम करते हैं, बिकॉज हमारे लोग उन चीज़ों को महसूस करते हैं, जी रहे हैं, चाहे वो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन हो, विस्थापन हो, जेंडर के बेस आधारित वायलेंस हो, वो लोग बना रहे हैं जो इनको ऑलरेडी जी रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं? जो सब्जेक्टिव ही करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी का एक दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि इट टीचेस यू डिटैचमेंट, मतलब कि एक अलग तरीके से हमें बताते हैं कि पैशनेट काम मत करो, इन्वॉल्व मत हो जाओ। इन्वॉल्व क्यों नहीं होंगे? इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पैशन चाहिए, तभी तो होता है। एक शेर है, किसका लिखा मुझे याद नहीं है, माफ़ करेगा, गुस्ताखी कर रहा, मुझे पूरा एकदम ठीक याद नहीं उसका, लेकिन मतलब ये है कि अगर हमको जो दर्द मिलता है और वो जिसको दर्द रहता है वो कवि हो जाते हैं, और जिसको दर्द कायम हो जाता है वो उसको पैगंबरी मिल जाती है। मतलब दर्द तो होना है, दर्द के बिना कहाँ से आप कुछ कर पाएंगे, कुछ भी कलात्मक चीज़। मेरा ये भी मानना है कि जो आज का जर्नलिज्म चल रहा है, उस जर्नलिज्म को, जैसे क्रिकेट में हम रिटायरमेंट लेते हैं, इंजोर क्या कहते हैं, रिटायरमेंट बाय इंजरी, मुझे लगता है कि जर्नलिज्म एज एन इंडस्ट्री को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का जो उनको खिताब मिला है, उससे सेल्फ रिटायरमेंट लेना चाहिए जब तक कि वो पीला और उसके अलग अलग शेड्स की जर्नलिज्म को करना बंद कर दें। ये खुद को करना चाहिए, खुद की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हम इतने सक्षम नहीं हैं जिस तरह की जर्नलिज्म आज हम कर रहे हैं, कि खुद को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि हम 4th पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। क्योंकि किस तरह से मीडिया का कंट्रोल चल रहा है, उसकी ओनरशिप में कितना कंट्रोल है, और किस तरह के लोग मीडिया चला रहे हैं, ये बात बहुत क्लियर है। आज मीडिया में बैठे बहुत लोग हैं, उनको पता है कि दायरा कहाँ शुरू होता है, दायरा कहाँ ख़त्म होता है। एक स्टडी हुई थी यहीं के दिल्ली के सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, CSDS, 2 साल पहले की स्टडी है, जिसमें करीब 350 टॉप जर्नलिस्ट, मतलब मैनेजिंग एडिटर्स एंड अबव, जो डिसीजन मेकर्स हैं मीडिया हाउसेस के, सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया, हिंदी, अंग्रेजी, टेलीविज़न और प्रिंट। रेडियो में तो आप जानते हैं कि न्यूज़ अलाउड ही नहीं है प्राइवेट रेडियोज़ में। और ये स्टडी किया गया है कि ये 350 जो डिसीजन मेकर्स हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, इनकी सोशल प्रोफाइल्स क्या है। और ये पाया गया कि 84% ऑफ द डिसीजन मेकर्स इन नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया इन इंडिया, 84% आर फॉरवर्ड कास्ट मेन। 84%, 16% महिलाएं हैं, सारे के सारे फॉरवर्ड कास्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओनली ग्रुप जिनका नेशनल पॉपुलेशन के मुकाबले में वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो, क्रिश्चियंस। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिश्चियंस इन दिस डिसीजन मेकिंग बॉडी इज 6%, नेशनल प्रेजेंस इज 4%, मुस्लिम्स 2%, सिंगल ट्राइबल नहीं, सिंगल दलित नहीं। अब सवाल ये होता है मुझे, सरकारी और गैर सरकारी जर्नलिज्म के कॉलेजेस में जहां जर्नलिज्म सिखाया जाता है, वहां पर भी आरक्षण है। तो स्वाभाविक बात है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चे पढ़ते भी होंगे जर्नलिज्म। ये कहां अटक गए? जो 30 साल से कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, वेयर हैव दे गॉन? ये कौन सी ग्लास सीलिंग उनको लग गई कि वो एक पोजीशन पे आके डिसअपियर हो जाते हैं? ये सवाल भी मीडिया को ही करना है। जहां तक हम बहुत ज़्यादा लोग, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट्स, जो सीरियस जर्नलिस्ट्स हैं, आज के जर्नलिज्म से नाखुश हैं, आज के डिस्कोर्सेस से नाखुश हैं। जो बात चलती है, जो गुफ्तगू होती है नेशनल लेवल पर, उससे नाखुश हैं। हम ये कहते हैं कि जब तक जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जो कंटेंट बना रहा है, उसकी प्रोफाइल नहीं बदलेगी, तब तक कंटेंट नहीं बदलेगा। जब तक जो लोग जिस मुद्दे से जूझ रहे हैं वो खुद अपना कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तब तक हम संवेदनशील लोगों के मोहताज हैं। अब आप किसी और रिप्रेजेंटेटिव के मोहताज हैं कि ये व्यक्ति जो है वो संवेदनशील है इस इशू को, वो लिखेंगे, लेकिन खुद लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर बनाया है। ज्ञान देना, ज्ञान लिखना, ज्ञान बांटना,
ये कुछ लोगों का काम है, कुछ कॉलेजेस में पढ़े हुए लोग, कुछ प्रोफाइल के लोग, ये हमने स्वीकृत कर लिया है। हम जब कम्युनिटी फिल्म मेकिंग करते थे 12-15 साल पहले, तो हमको बताते थे यार स्टालिन, हाउ कैन पीपल मेक फिल्म्स, मतलब कोई भी कैसे फिल्म बना सकता है। मतलब हमने ये बना लिया है कि नहीं, जो काम जिसका है उसको करना है, उसी को करना है और किसी को नहीं करना। जहां तक सोशल मीडिया की बात है, जो नेशनल दस्तक एक वेब पोर्टल है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा एक रियलिटी है जो हमको लेकर के साथ, मतलब उसको सामने एक दर्पण की तरह रख करके काम करना होगा। जो रंजना जी ने बताया कि अभी कुछ ही देर में इंडिया के फेसबुक यूजर्स 200 मिलियन होने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, आंकड़ों में बहुत अच्छा लगता है, बट व्हाट इज द परसेंटेज? 6.5% ऑफ द कंट्री, 6.5% इस देश के फेसबुक यूजर्स हैं, अभी होने वाले हैं। वहां पर हमारी सोशल मीडिया का खेल है। फर्स्ट, फ्यूरियस एंड फास्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट एनालिसिस। अब वहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इस देश में, मतलब ये देश में जो कहता हूं वो दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। इस देश में मीडिया डार्क एरियाज हैं। मीडिया डार्क में एक एक्सेसिबिलिटी का इशू है कि जहां पे नेटवर्क्स नहीं है, इंटरनेट्स नहीं है, फेसबुक नहीं है, वो डार्क एरियाज हैं। बट डार्कनेस सिर्फ एक्सेस से नहीं होता, मतलब टेक्नोलॉजिकल एक्सेस से नहीं होता। डार्कनेस आता है कंटेंट एक्सेस से भी। तो जो आप देखेंगे कि कुछ तरह की बातें हम लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, तो कुछ लोग उसको तुरंत चबाने, लूटने, दबाने आ जाते हैं। तो वो एक अलग तरह की डार्कनेस क्रिएट करती है कि सर्टेन डिस्कोर्सेज विल नॉट बी टॉलरेटेड। इसकी एक डार्कनेस अपनी चलती है। तो अगर हम वेब पोर्टल से शुरू करते हैं, तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है नेशनल दस्तक और बाकी कई वेब पोर्टल्स की, कि ऑटोमेटिकली आपने रिप्रेजेंटेटिव रोल अज्यूम कर लिया, क्योंकि आप सिर्फ 6.5% से आ रहे हैं। आप 6.5% को ही पहुंच पाएंगे, और बाकी जो और लोगों को पहुंचना है वो बाकी ट्रेडिशनल मीडियम में कन्वर्ट होकर के ही पहुंचेगा। सो वॉट एवर कॉन्टेंट यू क्रिएट ऑन योर वेब पोर्टल, अगर वो मीडिया डार्क एरिया तक जाना है तो नॉन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही जाना पड़ेगा, मतलब और रिले सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मतलब इसको हमें ध्यान में रख करके कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। और आखिरी बात, गुरु नानक साहब का एक कहावत है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा था, द पेन इज माइट, मैं इंग्लिश में उसको तब्दील करके बता रहा हूं कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड इफ द स्वॉर्ड इज शॉर्ट एंड द पेन इज शार्पर। कंडीशनल है, पेन इज ऑटोमेटिकली नॉट माइटियर देन द स्वॉर्ड, बट द पेन हैज टू बी शार्पर देन द स्वॉर्ड and necessarily shorter than the sword. So it is always a battle between the sword and the pen. मतलब जो हम कहते हैं, जो बल और दिमाग के बीच की जो झगड़ा है, वो वहीं पर कायम है। And the last point about what we do and what I propose to National Dastak. वीडियो वॉलंटियर्स में हम लोगों ने बड़ा सोच करके एक नेटवर्क बनाया जिसमें अभी 200 लोग हैं। इस देश के 135 जिलों में वो काम कर रहे हैं। ये सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, ये प्रोटेस्टिंग कम्युनिटीज़ हैं, ये क्रिएटिव कम्युनिटीज़ हैं, ये कमिटेड पैशनेट कम्युनिटीज़ हैं। ये मनरेगा के जॉब कार्ड के लिए लड़ाई करते हैं, पानी के हकों के लिए लड़ाई करते हैं, ये हर वो चीज़ के लिए लड़ाई करते हैं जो उनका हक है। वो FRA को लागू करने की लड़ाई चलती है, LARR 2013 का उल्लंघन ना हो उसकी लड़ाई, पेसा कानून का उल्लंघन ना हो उसकी लड़ाई। ये लड़ाई छोटे छोटे स्तर पर लड़ने वाले, आम जिंदगी में हर दिन अपने हक कुचलता हुआ देखता महसूस करने वाले लोग जो हैं, उनके साथ हमने उनको जर्नलिज्म फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग दे करके एक अपना जो उनकी लड़ाई है उसमें और एक छोटा सा एक अस्त्र जोड़ करके कहा आप अब जर्नलिज्म भी करिए। तो इस तरह के 200 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 18 राज्य और 135 जिलों में फैले हुए हैं।
वो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स बनाते हैं जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया या वहाँ पहुँच नहीं पाती क्योंकि बहुत दूर है, या उस स्टोरीज में शायद मेन स्ट्रीम मीडिया की दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो सिटी सेंट्रिक है, नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया। उसके बावजूद ये जो कंटेंट क्रिएट होता है, ये 2010 से एक प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग हर महीने 100 नए वीडियोस 2-3 मिनट के लगाते हैं, 100 पर मंथ। और वो वहाँ पर ख़त्म नहीं होता कि वीडियो बना दिया और ख़त्म हो गई। वीडियो बनाते हैं और उसको एज एविडेंस ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ले जा करके ब्यूरोक्रेसीज के साथ बैठ करके सलाह मशवरा करके उसको सॉल्व करते हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू टेल यू कि 4 में से 25% हम सॉल्व कर पाते हैं। मतलब जर्नलिज्म और एक्टिविज्म, हमने जानबूझ करके ये कहा कि जर्नलिज्म एक एक्टिविज्म है अपने आप में और कम्युनिटी मोबिलाइजिंग अपने आप में दूसरी एक्टिविज्म है। हम उसको अलग नहीं कर पाए ज़िंदगी से खुद, तो अपने काम में भी नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि हर जर्नलिस्ट को ये करना चाहिए, बिल्कुल नहीं कह रहा। कि हमारा मॉडल इस तरह से है। हम चाहते हैं कि नेशनल दस्तक के साथ ही वीडियो वॉलंटियर्स के जो 200 लोग हैं अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं, उनका कंटेंट देखें। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस कंटेंट को देखें। इसको थोड़ा अजीब लगेगा कहने के लिए, इसको लाइक करें कोट एंड कोट, क्योंकि अब लाइक थोड़ा सा अब चूंकि यहाँ बोर्ड मेंबर बैठी हैं तो हमारा एक पुराना एक पिटीशन है फेसबुक को कि लाइक अनलाइक, ऑफ कोर्स लाइक करने के बाद के अलावा एक एम्पैथाइज का भी एक सिंबल होना चाहिए। बिकॉज मेरा कुत्ता मर गया, उसमें जब मैं ऐसा करता हूँ तो थोड़ा सा अजीब लगता है। या हम कहते हैं कि मिर्चपुर में 7 दलित को जिंदा जला दिए, इसका वीडियो लगाते हैं तो लोग ऐसे करते हैं, मतलब वो एम्पैथाइज कर रहे हैं, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है, सिंबल नहीं है, तो वो ऐसे करते हैं, लेकिन वो अजीब लगता है। तो इतना सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है तो आइकन्स भी थोड़े पॉलिटिकल, थोड़े इंटेलेक्चुअल बनाने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इतना डिटेल शायद काफ़ी है। फिर से आप सभी लोगों को, नेशनल दस्तक की टीम को खास करके बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। एंड आई एम श्योर जिस पैशन से आप लोग, जिस मिशन से काम करने का सोच के ये कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल होगा। और एकदम आखिरी में मैं गिनने की कोशिश कर रहा था लेकिन गिन नहीं पाया, बहुत सारे लोग हैं। मेरा फेवरेट चीज़ जो मैं करता हूँ हर सभा में, जैसे रंजना जी कहा कि नेशनल दस्तक की पहली सुबह में हम उम्मीद रखते हैं, अशोक और बाकी दोस्त, कि नेशनल दस्तक की दूसरी सुबह में, मतलब कल, यहाँ जो बैठे हैं और यहाँ जो बैठे हैं उसमें जेंडर का इतना गड़बड़ ना हो। शुक्रिया। शुक्रिया स्टालिन साहब।